दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिज़िक्स या भौतिक विज्ञान और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान या फिज़िक्स का जो पहला टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। फिज़िक्स देखने में आपको ज़रूर टफ लग सकती है, लेकिन इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगी। केवल न्यूमेरिकल अप्रोच की वजह से आपको ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स टफ है और इसके क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक एक चीज़ को अगर आप मेरे साथ यहाँ सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते चलेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आराम से फ़िज़िक्स समझ में आएगी और एग्ज़ाम में आपके सवाल भी अच्छे से सही होंगे। पहला टॉपिक जैसा आप जानते हैं और आपके सिलेबस में भी है, फिज़िकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। इसके बारे में या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में लोगों की ये राय है कि इससे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। वैसे तो देखा जाए कि पूरी फिज़िक्स में हम पढ़ेंगे क्या, वही है फिज़िकल वर्ल्ड। तो इसमें से क्या सवाल आएगा? जब पूरी फिज़िक्स का ही पेपर आप दे रहे हैं तो इसमें से सवाल तो आएगा ही आएगा। हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरी फिज़िक्स में से कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसी टॉपिक में कवर करवा दूँगा, उनको आपको अच्छे से याद करना है। बाकी इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरी फिज़िक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आने वाले दिनों में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरी फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है वही है फिज़िकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं भौतिकी या फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों, फिज़िक्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपने इसकी परिभाषा को भी ढंग से पढ़ा हो तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार, मुझे आसानी से ये समझ में आ सकते हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे वीडियो हम डालते जाएंगे, हर वीडियो पर मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चंस की क्वालिटी एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी, कौन से आपके पहले आ चुके हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अपने को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में बात की, प्राकृतिक घटनाओं या परिघटनाओं एवं प्रकृति का अध्ययन। इस डेफिनेशन को आप आराम से सुने और सोचें। अब तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं, कई लोगों को ऐसा लगता भी है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में से उनको फिज़िक्स ज़्यादा टफ लगती है। उन्होंने केवल भौतिक विज्ञान और फिज़िक्स इस वर्ड से ही अपने आप को डराना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक परिघटनाओं, प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है या प्रकृति का अध्ययन ही फिज़िक्स है। इस प्रकृति में क्या घटनाएं हो रही है उनको पढ़ने में तो आपको कम से कम इंटरेस्ट आना ही चाहिए। पेड़ से सेब नीचे गिरा, प्रकृति की एक परिघटनाओं को सोचने के बाद न्यूटन ने इतनी किताबें लिख दी या इतने नियम लिख दिए, आप उनको पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे हैं कि सेब की जगह पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया। लेकिन फिज़िक्स टफ नहीं है। अगर आप उसको आराम से मेरे साथ के साथ पढ़ते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, तो जब पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा तो आपको लगेगा कि अब मैं फिज़िक्स अच्छे से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। प्राकृतिक परिघटनाओं और प्रकृति का अध्ययन ही फिज़िक्स है। इस प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सारी किस पर आधारित है? भौतिक विज्ञान पर आधारित। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यही क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स पढ़ते टाइम हम दो नियमों का सहारा लेंगे। भौतिक विज्ञान में दो नियम दिए जाते हैं, पहला है एकीकरण और दूसरा है सरलीकरण या रिडक्शनिज्म। कोई नहीं पूछ रहा आपको कि एकीकरण किसे कहते हैं या सरलीकरण किसे कहते हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि फिजिक्स पढ़ते टाइम हमारे दो कॉन्सेप्ट होंगे, दो नियम होंगे। पहला है एकीकरण या यूनिफिकेशन। इस कॉन्सेप्ट में, इस नियम में हम कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे फिनोमिना को एक ही लॉ की हेल्प से समझेंगे। नियम एक है लेकिन उस पर आधारित परिघटनाएं अलग अलग हैं। तो अलग अलग परिघटनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये भी इसी नियम से हो रही है। जैसे पेड़ से सेब का गिरना, ये किस पर आधारित है?
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, ये भी किस पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। एक कहाँ पर आप पेड़ से सेब गिर रहा है, वो भी किस नियम पर? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, वो भी घटना किस पर आधारित है? नियम पर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। पेंडुलम स्विंग हो रहा है, ये भी किस पर आधारित है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उस पर आधारित बहुत सारी परिघटनाएं हैं। मैंने तो यहाँ पर केवल 3 लिखी है ताकि आपको पता लग सके कि अलग अलग परिघटनाओं को अगर एक ही नियम के आधार पर समझेंगे तो इस कॉन्सेप्ट या इस नियम को कहेंगे एकीकरण। फिजिक्स पढ़ते टाइम हम इस कॉन्सेप्ट का बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, एकीकरण या यूनिफिकेशन का। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल लेते टाइम मैंने ये पूरा ध्यान रखा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी यहीं से बने। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये एक नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेंज लॉ मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व पर आधारित है, वो भी किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का सिद्धांत भी किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड, बर्नौली सिद्धांत भी किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। हम फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और आपका दिमाग इस वे में चलना चाहिए। लेंज लॉ हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर भी हम पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सब पढ़ेंगे। पेंडुलम का स्विंग होना, मून का रिवॉल्व होना, एप्पल का गिरना या फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट है, सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आप वीडियो में ये बातें सुने, मैंने कहा लेंज लॉ, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन आप लेंज लॉ सर्च करके देखें। एक बार दिमाग में आइडिया आए कि लेंज लॉ होता क्या है। जब चुंबक और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जब फिजिकल वर्ड या पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जो आप नहीं जानते हैं, तो आप गूगल पे सर्च करें और देखें कि ये नियम क्या है। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। मैग्नेटिज्म पर लेंज लॉ किस पर? ऊर्जा संरक्षण नियम। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ऊर्जा संरक्षण नियम। बर्नौली प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम भी किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो क्या यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? हमने भौतिक जगत में ही पढ़ लिया ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, लेकिन किरचॉफ का नियम तो आगे वाले टॉपिक में आएगा। जब अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, तब किरचॉफ का नियम आएगा। लेकिन उसी टॉपिक को मैंने यहां पर कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। जब लिक्विड के बारे में बात करेंगे, जब बर्नौली थ्योरम के, बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बर्नौली प्रिंसिपल किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको ही मैंने यूनिफिकेशन के एग्जाम्पल में लिया है, ताकि एग्जाम के क्वेश्चन कहीं न कहीं यहीं से बने। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसमें आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिजिक्स क्या है, केवल परिभाषा पढ़ने से ही फिजिक्स का डर आपके दिमाग से हट जाना चाहिए कि प्राकृतिक परिघटना या प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स है। घूमने जाते हैं, प्रकृति के नज़ारे, नेचर को देख के आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसी के बारे में जब पढ़ने की बारी आती है तो आपको लगता है कि यह सब्जेक्ट सबसे टफ है। चीज़ों को बड़े आराम से समझें। यहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं, मेरे को नहीं लगता इसमें टफ जैसी कोई बात है। केवल आपको अभी याद रखना है, ताकि हम जब उस नियम को पढ़ें और मैं ये लाइन बोलूँ कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो आपको समझ में आए कि हाँ, फिजिकल वर्ड में भी हमने ये लाइन पढ़ी है। कैसे आधारित है, तब किरचॉफ का सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से बताएंगे। फिजिक्स के 2 नियम, पहला एकीकरण। एकीकरण का मतलब है बहुत सारी परिघटनाओं को
एक ही नियम की हेल्प से समझे तो ये यूनिफिकेशन या एकीकरण है। सरलीकरण या रिडक्शनिज्म क्या है? एक परिघटना को या एक कॉन्सेप्ट को या एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़कर समझें तो इसको क्या बोला जाएगा? सरलीकरण। रिडक्शनिज्म क्या है इसका मतलब? एक बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में तोड़कर अगर समझा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? सरलीकरण या रिडक्शनिज्म। जैसे यहाँ से बंदूक से गोली चली, किस वेग से आई और यहाँ पर एक पेंडुलम है उस पर जाकर लगी, कितनी अंदर धंसी। पेंडुलम पहले स्थिर अवस्था में था, पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर इसको गतिज ऊर्जा मिल गई, कितनी ऊंचाई पर जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़कर आराम से स्टडी की जा सकती है। पूरी फिजिक्स में हम दो ही कॉन्सेप्ट, दो ही नियम पर आधार रहेंगे। पहला है एकीकरण, यूनिफिकेशन, और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन या यूं कह सकते हैं रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है मैंने आपको अच्छे से समझाया है, कौन सा नियम किस पर आधारित है ये भी हमने बात की है। अच्छे से चीज़ों को शुरुआत से ही समझते जाएं, दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि यार मेरे को फिजिक्स नहीं आती है। जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि आपको फिजिक्स नहीं आती है तो आप केवल फिजिक्स की डेफिनेशन याद करें। इसका मतलब आपको नेचर के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है कि सर इसमें नेचर कहाँ है। जो परिघटनाएं कैसे हो रही है उनके बारे में समझना है। आपको जो परिघटना हो रही है वो बड़ी शानदार लग रही है, लेकिन कैसे हो रही है ये समझने में आपको प्रॉब्लम है। इसलिए प्राकृतिक परिघटनाओं और प्रकृति का अध्ययन क्या है? फिजिक्स या भौतिकी, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, दो नियम हम पढ़ चुके हैं। पूरी फिजिक्स इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पर, जिसको एकीकरण और सरलीकरण हम कह रहे थे। दोस्तों उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्कोप इन फिजिक्स, फिजिक्स के कार्य क्षेत्र क्या क्या है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म परिघटना पर आधारित। जैसे अगर हम स्टडी करें किसी एटम के बारे में और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में, इस प्रकार की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको हम माइक्रोस्कोपिक पार्ट में रखेंगे, सूक्ष्म परिघटनाओं में रखेंगे। और इस प्रकार की स्टडी जब की जाती है तो उसको कहेंगे क्वांटम फिजिक्स। और इस क्वांटम फिजिक्स को ही जाना जाता है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भौतिकी के नाम से किसको जाना जाएगा? क्वांटम फिजिक्स को। क्वांटम फिजिक्स में किसी न्यूक्लियस या एटम के बारे में स्टडी की जाती है। परमाणु की संरचना, कहाँ इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, किस पर क्या आवेश है, कौन से बल लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में स्टडी की जाएगी? मॉडर्न फिजिक्स में। अगर 10 से लेकर 100 परमाणुओं या 100 एटम के बीच कोई स्टडी है तो उसको कहा जाता है मीजोस्कोपिक या मध्यवर्ती परिघटना। ज़्यादातर जगह तो इसको लिखा ही नहीं जाता, सीधा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। लेकिन एक जनरल टर्म में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 10 एटम से लेकर 100 एटम तक की कोई स्ट्रक्चर हो, उससे संबंधित कोई स्टडी हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मीजोस्कोपिक। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर पूछा जाए तो 10 से लेकर 100 एटम के बीच की स्टडी क्या होगी? मीजोस्कोपिक। एक एटम और उसके न्यूक्लियस से संबंधित जो स्टडी है वो क्या होगी? माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी को ही क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मैक्रोस्कोपिक या स्थूल या बड़ी परिघटनाओं पर आधारित जो है वो है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल समझ रहे हैं, जैसे पुराने गाने, क्लासिकल सॉन्ग, ऐसे ही ये पुरानी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे मैकेनिक्स, यूनिट और डायमेंशन। ये पढ़ने के बाद हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, सरल रेखा में गति, उससे संबंधित परिघटनाएं। सरल रेखा के बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। यांत्रिकी के जो टॉपिक है मैकेनिक्स, गति, गति के नियम, गति के समीकरण,
वो सारे हम किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में। साउंड के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मैकेनिक्स में आ जाएगी। और यहाँ पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तब आपको अपने आप आइडिया लगेगा। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पता होना चाहिए, हीट और थर्मोडाइनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ऊष्मा का प्रवाह होना या ऊष्मा का गतिशील अवस्था में अध्ययन करना ही ऊष्मागतिकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत और चुंबक के बारे में, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? क्लासिकल फिजिक्स में। किसी न्यूक्लियस और एटम के बारे में स्टडी जो किसके बारे में आ जाएगी? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, मीजोस्कोपिक आप जनरल टर्म है, याद रख सकते हैं। दोस्तों, क्या यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में क्या सवाल आएगा? नहीं, हम फिज़िक्स पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, पूरी फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसको आप ज़्यादा ऐसे नहीं लें कि हर एक चीज़ के बारे में हर एक चीज़ आपको 10 बार आगे हर एक वीडियो में मिलेंगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यूनिफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है। फिज़िक्स की आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अंदर ऐसे फीलिंग आनी चाहिए कि क्या मैं फ़िज़िक्स पढ़ पाऊँगा। इन चीज़ों को देख के कि मैकेनिक्स, यांत्रिकी के बारे में, कार कितनी स्पीड से चल रही है, अगर कोई मोड़ है तो किस गति से, किस कोण से घूमेगी। अगर आप कार में बैठे हुए अपने आप को महसूस करेंगे और स्पीड, कोण, वो सारी चीज़ें अगर सोचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप केवल उसको पढ़ाई समझेंगे, आफत समझेंगे तो आपको नहीं आएगी। ऊष्मा, हीट के बारे में जानकारी, टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का प्रवाह की अवस्था में जो अध्ययन है, गतिशील अवस्था में अध्ययन है, वो ऊष्मागतिकी है। इससे जुड़े भी बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब फिज़िक्स की डेफिनेशन, जब भी आपको ऐसा लगे कि फ़िज़िक्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, नेचर और नेचर के फिनोमिना का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसमें कौन कौन सी परिघटनाएं हो रही है, उनको अगर हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समस्या है। डरने जैसी कोई बात नहीं है। एक भी वीडियो में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ़िज़िक्स कहीं से टफ है। फिर कुछ लोगों का मानना यह है कि सर पढ़ते टाइम बिल्कुल कोई भी डेरिवेशन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि टफ है। लेकिन फिर से कोई नया क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपका दिमाग नहीं चलता है, आपको लगता है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। बाद में पता लगा होगा कि माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना था, आपने कहीं गलती कर दी। आपको पेशेंस के साथ सारी बातें सुननी है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही पूरे वीडियो बनाए गए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, और मैं आपको फिर बता दूं, कंपटीशन एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने देखा नहीं हो और आपने अपना दिमाग लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब हर एक क्वेश्चन आपने देखा हो, आपने वैसा क्वेश्चन सॉल्व किया हो। एग्ज़ाम के प्रेशर में आप नया दिमाग तो छोड़ो, जो आपका दिमाग चल रहा था वो भी नहीं चला पाते। पूरे कोर्स में मेरा प्रयास केवल और केवल आपका सिलेक्शन रहेगा। मुझे आपको साइंटिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है फिज़िक्स में आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करूं और जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें सिलेक्शन हो जाए, इस तरीके का आपको समझा सकूं। अगर पूरे वीडियो आप बार बार ध्यान से देखें, एक्स्ट्रा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझे। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें, ज़्यादा बिल्कुल मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें तो ही समस्या है। आपको जो बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें से कोई सवाल गलत नहीं हो, बस इस पर्पज़ या इस थॉट के साथ पढ़ें। अगर आपने ऐसा किया तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता।
जिस दिन आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं उसी दिन सोच लें। फालतू ज्ञानी लोगों से भी दूर रहें। ज़्यादा लोगों को बताएं नहीं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल शांति के साथ वीडियो देखें। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो उसको अच्छे से समझें। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना होने के बाद भी आप पढ़ नहीं रहे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम टाइम जो पढ़ने के लिए चाहिए वो आपको निकालना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि कहीं भी कोई भी संस्था आपको सब कुछ दे दे और आपका सिलेक्शन ही करवा दे। एक लाइन आप ध्यान से सुन लें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता सिवाय आपके। हाँ, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा सुना ही नहीं, एक दो आ जाए तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आधे ही क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो फिर हम जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। बस आपको कन्फ्यूज़न यही रहेगा कि यार खास मैंने अच्छे से पढ़ा होता। कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें मैं खुद क्रिएट नहीं होने दूँगा। बस आप बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे से चीज़ों को देखें, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को समझें और याद करें, प्रैक्टिस करें बार बार। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये ब्रांच है अलग अलग फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स किसी एटम और उसके न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी। मीजोस्कोपिक नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन 10 से लेकर 100 परमाणुओं की जो स्टडी है वो मीजोस्कोपिक स्टडी है। एग्जाम के कुछ क्वेश्चन को मैंने सीधा यहां पर लिखा है। विद्युत धारा का उत्पादन, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सच में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, मैंने भले ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर नहीं बताया कि क्या होता है, लेकिन आपका जिज्ञासु दिमाग ये सोचना चाहिए कि यार विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो, किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन, पता लगेगा आपको। विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत एनर्जी में बदलता है। और विद्युत जनित्र, विद्युत जनरेटर किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि विद्युत जनित्र किस नियम पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? अभी सबके बारे में डिटेल में यहाँ बात नहीं कर सकते, केवल जनरल इंट्रोडक्शन है। किसी क्लास में पहले दिन आते हैं, टीचर अपना नाम बताएगा, अपने बारे में बताएगा, ज़्यादा होते एक बच्चे से उसका नाम पूछ लेगा, तेरे पापा कौन है, तेरी मम्मी कौन है, घर वाले क्या करते हैं, क्या इनकम है। ये सारी बातें पूछने का कोई मतलब नहीं है पहले दिन में। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, टीचर से भी सीखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सर क्या है। सर को आपका टेस्ट लेने के बाद पता लगेगा कि बच्चे क्या है। खैर, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी कि सर थोड़ी फीस ज़्यादा है। अभी केवल और केवल पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बात भी आप सोच के चलें, अगर ऑफलाइन क्लास हो तो आप बच्चों को बराबर टाइम पे मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, उसका क्या रेस्पॉन्स है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन, आप हर रोज़ कितना पढ़ रहे हैं, आपकी अप्रोच कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे जैसे वीडियोज़ आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आज आपको देखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत धारा का उत्पादन और विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर कहते हैं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। रॉकेट का प्रपल्शन या नोदन न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है, और वो भी कौन से नियम पर? तीसरे नियम पर, एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित। हवाई जहाज का उड़ना किस थ्योरम पर? बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, फिजिकल वर्ड जो चैप्टर है उससे आपको आइडिया दे रहे हैं, ताकि आपके अंदर एक उत्साह जनरेट हो कि हाँ यार, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, क्या है बर्नौली थ्योरम, ये हम पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा।
एक अप्रोच ये भी होगी कि यार ये कौन बर्नौली थ्योरम है, ये पता नहीं क्या होगा, समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, और आप थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व होंगे। कंप्यूटर और कैलकुलेटर किस पर आधारित है? सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी पर आधारित है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर कंडक्टिविटी पर आधारित है कंप्यूटर और कैलकुलेटर। विद्युत धारा का उत्पादन किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसी पर आधारित है। कई बार सवाल पूछा गया इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रॉकेट का प्रणोदन या नोदन या प्रपल्शन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। हवाई जहाज का उड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किस थ्योरम पर आधारित है? बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय पर। फिजिकल वर्ल्ड में हमने यूनिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट देखे, स्कोप इन फिजिक्स के बारे में जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेस और वो किस नियम पर आधारित है ये हमने देखा है। इस चैप्टर में जितनी भी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं फंडामेंटल फोर्स से। मूलभूत बल कौन कौन से हैं, उनमें प्रबल कौन है, उससे कम वाला कौन है, या उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग। और स्कोप इन फिजिक्स के बाद फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत वाले चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के मूलभूत बल। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से सवाल नहीं आया। आसान है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि मूलभूत बलों की सामर्थ्य या कौन प्रबल होता है और कौन दुर्बल होता है। न्यूक्लियर फोर्स प्रबल, नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे ज़्यादा प्रबल, उससे कम विद्युत चुंबकीय बल, उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, दुर्बल प्रकृति का बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स सदैव आकर्षी प्रकृति का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। जिसके पास भी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान रखने वाले दो कणों के मध्य लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, दीर्घ परास बल है, लॉन्ग रेंज है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परास बल है। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी दीर्घ परास बल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी परास कम होगी। आवेशित या चार्ज पार्टिकल के मध्य लगेगा। आवेश क्या है? कोई भी तत्व है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव और अंदर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्टिव और रिपेल दोनों नेचर का होता है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश का मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तनाव, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, वंडरवाल फोर्स ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल है। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इन चारों फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसकी रेंज बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर ये रेंज इससे ज़्यादा होगी तो फिर ये वर्क नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य भी प्रबल नाभिकीय बल नहीं लगता, केवल और केवल नाभिक में, और इस फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है,
नॉर्मल अगर आप विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे तो दोनों पर सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल होंगे, लेकिन नहीं, एक जादू है नाभिक में, प्रबल नाभिकीय बल जो विपरीत आवेश वाले प्रोटॉन को भी बहुत प्रबलता से एक दूसरे की तरफ खींचता है और एक छोटे से नाभिक में बांधे रखता है। न्यूट्रॉन के मध्य भी वही प्रबल आकर्षी बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर चार्ज की ही बात होनी होती तो इसी को किस में इंक्लूड कर लेते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, लेकिन नहीं, प्रबल नाभिकीय बल लगता है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी आकर्षण, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी आकर्षण होगा। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाला फोर्स है वही लघु परास बल, जिसकी परास 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्सीमेट होगी। न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये आप सोचें, सर्च करें, देखें। फिर आपको लगा है कि हम ही सर्च कर लेते तो फिर हम देखें क्यों, हम आपसे पढ़ें क्यों। मैं आपको न्यूट्रिनो भी बताऊंगा, एंटी न्यूट्रिनो भी बताऊंगा। सिस्टेमेटिक तरीके से नोट्स और वीडियो आपके पास आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसमें ही एक ब्रांच है फिजिक्स जो आपको नेचर के बारे में बताती है। अगर आप चीज़ों के बारे में सोचते चलेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप इसको आफत मानेंगे क्या, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य जो बल है वो दुर्बल नाभिकीय बल है। कौन न्यूट्रिनो, कौन एंटी न्यूट्रिनो, कौन सोचे, कौन सर्च करें, इसका मतलब आप फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी टॉपिक, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी वीडियो में आपको कोई टॉपिक मिला, फट से आप उसको देखें कि यार न्यूट्रिनो क्या है। आपको क्या पता लगा? अगर सर्च करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार बैठ नहीं रहा, अजीब अजीब से आ रहे हैं कि न्यूट्रिनो क्या फॉर्मूला है, क्या आवेश है, तो फिर अपन बात करेंगे। वैसे तो लगातार वीडियो में, जैसे अगले ही टॉपिक में हम इन सब के बारे में, या जब न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तब अच्छे से बात कर लेंगे। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाला फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके चार्ज और इनके मास ही लोगों को याद नहीं हो रहे। कई बच्चों की शिकायत है कि सर मैं पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं हो रहा। ये कौन सी शिकायत है? अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो याद होगा ही होगा। आप याद करने के लिए नहीं, सही से समझने के लिए पढ़ें, आपका दिमाग अपने आप सोचेगा। 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स है: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। मूलभूत बलों की सामर्थ्य, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत बार पूछी जा चुकी है। सबसे पहले प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे दुर्बल प्रकृति का बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य इतनी बड़ी पृथ्वी को बांधे रखता है और आपके दिमाग में आना चाहिए कि उन दोनों को बांधने वाला बल दुर्बल प्रकृति का है। इतनी भारी चीज को बांधे रखा है और दुर्बल नेचर का है। फिर सोच के देखो कि अगर प्रबल होता तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं होती, आकर्षण बल ही पृथ्वी को ऊपर ले जा रहा है। जो बल पृथ्वी को इस ब्रह्मांड में रोके हुए हैं उसको हम कह रहे हैं दुर्बल बल। दिमाग में एक बार आना तो चाहिए कि यार दुर्बल कैसे हुआ। इस भारी भरकम भयंकर चीज को दुर्बल बल कह रहे हैं। तो सोचो, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी प्रबलता के साथ काम करते होंगे। एक नॉर्मल एटम आपको नहीं दिखता, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अगर पार्टिकल को बांधे रखना है तो प्रबलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन प्रबल है। 4 ऑप्शन दे दिए, वही ऑप्शन है, या इनका ऑर्डर पूछा जाता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे दुर्बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी रेंज भी लिखी हुई है।
अगर आप इसको 1 मानते हो तो ये इससे 10 की पावर -2 है, 100 गुना कम है, 1/100। 10 की पावर -13, 10 की पावर -39। ये है फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानकारी। फिजिकल वर्ड वाला जो टॉपिक है आप उसको बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि जो फिजिक्स में आने वाली बातें, क्या अपन ये नहीं पढ़ेंगे, इन सभी फोर्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका ऑर्डर अगर आपको यहाँ ही याद रहे तो अच्छी बात है। 4 फंडामेंटल फोर्स, कौन प्रबल है, कौन सबसे दुर्बल है, एक ऑर्डर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारी बातें, किसकी रेंज ज़्यादा है, इन दोनों की रेंज ज़्यादा है, इनकी कम है, कितनी है, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर ये काम नहीं करेंगे। और मज़ेदार बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई ही लेना देना नहीं है दोस्तों। इसी से जुड़ी हुई कुछ सिंगल लाइन जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जनरल बात, विज्ञान या साइंस जो शब्द है वो लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, और सिंटिया शब्द का मतलब है टू नो, जानना। तो किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा हो, इसका मतलब आप साइंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बात हो जो आपको ऐसा, हर चीज़ को जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स लैटिन वर्ड फ्यूसिस से बना है और इसका मतलब है नेचर। और मैं आपको बता चुका हूँ कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करना ही फिजिक्स है। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? न्यूटन को, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम दिए। फंडामेंटल फोर्स और इनकी सामर्थ्य मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे वीक ग्रेविटेशनल, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इनकी सामर्थ्य का क्रम और ये अनुपात भी आपके सामने है। अगर ये 1 है तो ये इससे 100 गुना कम है, ये 10 की पावर -13 और 10 की पावर -39। एक और बात आपको याद रखना है, इधर है फोर्स और इस फोर्स में विनिमय कण कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सचेंज होने वाले या विनिमय होने वाले कण हैं ग्रेविटोन। विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक्सचेंज होने वाले पार्टिकल है फोटोन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज होने वाले पार्टिकल है पाई मेसोन। और क्वार्क अन्योन क्रिया में क्वार्क पार्टिकल है, उनके बीच जो इंटरेक्शन है उसमें कौन से कण? ग्लूऑन। ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बड़े आसानी से, चारों फोर्स और कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, विनिमय कण कौन से हैं, ये ध्यान में रखना है। 1930 में पॉल डिरेक ने एंटी पार्टिकल या प्रतिकण की संकल्पना दी, हाइपोथेसिस दी कि न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन है तो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन वाला कण भी होगा। ये संकल्पना किसने दी? पॉल डिरेक ने 1930 में। 1932 में कार्ल एंडरसन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि एंटी पार्टिकल या प्रतिकण होते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा कौन सा कण है जो प्रकाश के वेग से भी अधिक वेग से गति करेगा? वो है टैक्यून। दोस्तों, प्रकाश का वेग जिसको c से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी है। इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से कौन ट्रेवल करेगा? टैक्यून। एक्सचेंज वाले पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पाई मेसोन, क्वार्क इंटरेक्शन में ग्लूऑन। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? न्यूटन को। और न्यूटन के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड लॉ और गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन वाले जो इक्वेशन है, लॉ है, वो दिए, गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम। फ्यूसिस सब क्या है? नेचर से रिलेटेड है, और मैं आपको बता चुका हूँ नेचर और नेचुरल फिनोमिना का स्टडी ही फिजिक्स है। फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हर एक बात को आप बड़े आसानी से समझें, बिना किसी टेंशन के पढ़ें, साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें। तो ये था फिजिकल वर्ड से ही मैंने कुछ क्वेश्चन कनेक्ट कर दिए हैं, ताकि देखो हमारा पर्पज़ है एग्ज़ाम कैसे भी आपको क्रैक करना है। आपको क्या अच्छा लगता है या कौन सा पैटर्न है, ये आप सोच सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे तो उनको लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन उनका देखा हुआ और इन वीडियोस में पढ़ाया हुआ होना चाहिए।
अगर प्रत्येक क्वेश्चन भी नहीं मिलता है तो जितनी कट ऑफ है उससे कम से कम ज़्यादा। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जब आप ऐसा देखते हैं जो आपको आता है तो आपके अंदर एक खुशी होती है और ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे एग्ज़ाम का प्रेशर कम होता है। इसलिए एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझें, खासकर आपके लिए डिज़ाइन की गई है। तो फिजिकल वर्ड से जुड़ी हुई 2-4 बातें जिनको आपको अच्छे से टैक्योन, कॉल एंडरसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एंटीपार्टिकल या प्रतिकण होते हैं, ये हाइपोथेसिस सबसे पहले पॉल डिरेक ने दी। और कौन कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं और क्वार्क क्वार्क अन्योन क्रिया में कौन होते हैं, ग्लूऑन। ये पार्टिकल के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। फिजिक्स पढ़ने की जब हम शुरुआत कर ही चुके हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर 10 की पावर -3 है तो उसको पढ़ेंगे मिली, स्मॉल m से। देखो माइनस वाले को स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। 10 की पावर -6 है तो माइक्रो म्यू से। 10 की पावर -9 है तो नैनो स्मॉल n से। 10 की पावर -12 है तो पीको स्मॉल p से। 10 की पावर -15 है तो फर्मी से स्मॉल f से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लघु परास बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उनकी रेंज अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर -15 मीटर होती है। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो देखो 10 की पावर -15 को क्या बोला जाएगा, एक फर्मी। ये देखिए एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। 10 की पावर -15 मीटर को आप क्या बोल सकते हैं, एक फर्मी। 10 की पावर -12 मीटर को क्या बोल सकते हैं, एक पीको। तो ये देखो एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर। ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है 10 की पावर -15 मीटर ही दिया हुआ हो, फर्मी का मतलब भी आप समझ जाएंगे। पॉजिटिव में है तो 10 की पावर 3 का मतलब किलो, 6 का मतलब मेगा, 9 का मतलब गीगा, 12 का मतलब टेरा और 15 का मतलब पेटा या कैपिटल पी। गीगा तक आप याद रख लें, काम आएंगे। मानव शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में है तो 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में है तो 310 या 310 केल्विन। टेम्परेचर के मेजरमेंट में केल्विन ऐसा पैमाना है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहती है। और याद रखें तापमान का जो एसआई मात्रक है, स्टैंडर्ड मात्रक है, वो भी केल्विन ही है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री में, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन में। अगर नॉर्मल ताप मापना है तो तापमापी या थर्मामीटर, उच्च ताप मापना है तो पायरोमीटर। लघु परास बल की रेंज कितनी होगी, एक फर्मी या 10 की पावर -15 मीटर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों की रेंज इतनी है जो हम पढ़ चुके हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। कैलोरी बड़ा है या जूल बड़ा है, 4.2 जूल मिलेंगे तो 1 कैलोरी बनाएंगे। 1 गज में 3 फीट, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, 1 हॉर्स पावर का मतलब है 746 वाट। 1 एचपी की मोटर है, 2 एचपी की मोटर है, 1 एचपी का मतलब है 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब है 1 यूनिट। आपके घर में कि कितने यूनिट बिल आया, 1 यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, किलोवाट आवर किसका मात्रक है, शक्ति का नहीं, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। और 1 किलोवाट घंटे को 1 यूनिट बोलेंगे और 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और 1 किलो बाइट का मतलब क्या होता है, 1024 बाइट। 1 किलो, ये बाइट वाले कॉन्सेप्ट में 1024 है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों फिजिकल वर्ड जो ऐसा कॉन्सेप्ट कि इसमें फिजिक्स में आप आगे क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी
उससे रिलेट करके मैंने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसमें डाल दिए हैं। पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें। इसी टॉपिक से संबंधित या इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा या उसकी PDF आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो में जो बातें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। और ध्यान रखें, फिज़िक्स पढ़ने की शुरुआत हो गई है, दिमाग बिल्कुल अच्छे से खोल लीजिए। आपने नेचर में होने वाले फिनोमिना, नेचर को अच्छे से देखना और समझना शुरू कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है। अब अगर आप 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, इस बात को याद करने के लिए डर है, तो फिर आपका डर दूसरा है। समझने जैसी एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। एक बार पढ़ने पर आपको याद भी होगी। आज से ही आपने शुरुआत कर दी होगी। एक बात ध्यान में रख लें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिज़िक्स पढ़ने में आपको कोई डर नहीं है, आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप फिज़िक्स नहीं, नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमिना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।